वेलकम टू सीजी शिक्षा। चलिए, जैसे कि हम लोग देख रहे हैं 11th फिजिक्स का 10 चैप्टर को हम लोग देख रहे हैं। तो आज हम लोग देखते हैं रेनॉल्ड संख्या, रेनॉल्ड नंबर के बारे में हम लोग जानते हैं। आज हम किसके बारे में जानेंगे? रेनॉल्ड नंबर के बारे में जानते हैं। चलिए, रेनॉल्ड नंबर्स के बारे में जानते हैं हम लोग आज। रेनॉल्ड नंबर्स होती क्या है, इसके बारे में हम लोग आज एनालिसिस करेंगे। रेनॉल्ड संख्या जिसको बोला जाता है, जिसको बोला जाता है रेनॉल्ड संख्या। क्लियर? जिसको क्या बोला जाता है? रेनॉल्ड संख्या बोला जाता है। क्लियर? तो इस चीज़ को हम लोग करते हैं। धारा रेखीय तथा विक्षुब्ध प्रवाहों में से क्या पहला बोल रहा है कि धारा रेखीय है ना, धारा रेखीय, और दूसरा बोल रहा है विक्षुब्ध प्रवाह। पहला धारा रेखीय प्रवाह, दूसरा विक्षुब्ध प्रवाह। में से द्रव का प्रवाह कौन सा होगा? यह द्रव पर निर्भर करता है, यह द्रव पर निर्भर नहीं करता, बल्कि द्रव के प्रवाह वेग पर निर्भर करता है। किस पर वेग पर निर्भर करता है? द्रव के प्रवाह वेग पर। द्रव के प्रवाह वेग पर निर्भर करता है। इसी चीज़ को बोल रहा है कि जो धारा रेखीय तथा विक्षुब्ध प्रवाहों में से द्रव का प्रवाह कौन सा होगा, यह द्रव पर निर्भर करता है या नहीं करता है, बल्कि द्रव के प्रवाह वेग पर निर्भर करता है। यदि द्रव का प्रवाह वेग किसका? यदि द्रव का प्रवाह वेग उसके क्रांतिक वेग के बराबर अथवा उससे कम है, उससे क्रांतिक वेग के बराबर या उससे क्या है भाई, कम है, तो द्रव का प्रवाह धारा रेखीय होता है। तो द्रव का प्रवाह क्या होता है? धारा रेखीय होता है। तथा जब प्रवाह वेग कमान क्रांतिक वेग से क्या होता है? अधिक होता है। क्रांतिक वेग से क्या होता है? अधिक होता है। तो द्रव का प्रवाह वेग क्या होता है? विक्षुब्ध होता है भाई। द्रव का फिर से यहाँ पर जो प्रवाह वेग रहेगा, द्रव का प्रवाह वेग विक्षुब्ध होता है। क्लियर? तो धारा रेखीय तथा विक्षुब्ध प्रवाह में से द्रव का प्रवाह कौन सा होगा, यह द्रव पर निर्भर नहीं करता, बल्कि द्रव के प्रवाह वेग पर निर्भर करता है। यदि द्रव का प्रवाह वेग उसके क्रांतिक वेग के बराबर अथवा उससे कम है, तो द्रव का प्रवाह धारा रेखीय होता है। तथा जब प्रवाह वेग का मान क्रांतिक वेग से अधिक होता है, तो द्रव का प्रवाह विक्षुब्ध प्रवाह होता है। तो चलिए, इस चीज़ को हम लोग यहाँ से देखते हैं। तो आर्स बोन रेनॉल्ड ने प्रयोगों के आधार पर रेनॉल्ड ने प्रयोगों के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला कि यदि कोई श्यान द्रव किसी नली में प्रवाहित हो रहा है, तो उसका क्रांतिक वेग द्रव के श्यानता गुणांक 1 के क्या होती है? अनुक्रमानुपाती होती है। ठीक है? तो यहाँ पर हम लोग ये देखते हैं कि यदि कोई श्यान द्रव किसी नली में प्रवाहित हो रहा है, तो उसका क्रांतिक वेग द्रव के श्यानता गुणांक 1 के
1 के अनुक्रमानुपाती होता है, अनुक्रमानुपाती होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। क्लियर। तो आर्चबॉन रेनाल्ड ने प्रयोगों के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला कि यदि कोई श्यान द्रव किसी नली में प्रवाहित हो रहा है तो उसका क्रांतिक वेग द्रव के श्यानता गुणांक 1 के अनुक्रमानुपाती होता है। तो k इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ से अगर देखते हैं तो उसी k इक्वल टू हो जाएगा प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला जड़त्व बल, प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला जड़त्व बल प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला श्यान बल के दोनों के अनुपात की क्या होती है, बराबर होती है। तो रेनाल्ड संख्या के अंतर्गत हम लोग ये देखते हैं कि जो भी हमारे पास प्रवाह रहता है, क्या क्या प्रवाह है भाई, हमारे पास धारा रेखीय प्रवाह है, क्या क्या है, धारा रेखीय है, तथा विक्षुब्ध प्रवाहों में से द्रव का प्रवाह कौन सा होगा, तथा यह द्रव पर निर्भर नहीं करता है बल्कि यह द्रव के प्रवाह वेग पर निर्भर करता है। यदि द्रव का प्रवाह वेग बोल रहा है, देखिए यदि द्रव का प्रवाह वेग उसके क्रांतिक वेग के बराबर अथवा उससे कम है तो द्रव का प्रवाह वेग धारा रेखीय के बराबर होगा, और जब वह प्रवाहशील रहेगा तब उसके आगे से हो जाएगा। ठीक है, तो द्रव का प्रवाह यही आप लोगों को विक्षुब्ध प्रवाह के अंतर्गत आता है। चलिए इसके आगे के कंटेंट को देखते हैं भाई। रेनाल्ड संख्या का महत्व, इंपॉर्टेंस ऑफ रेनाल्ड नंबर। रेनाल्ड संख्या का महत्व किस पर है, वह किस पर आधारित है, उसका महत्व किस तरीके से है, हर एक चीज़ का कमी दोष सभी रहता है और महत्वपूर्ण विशेषता भी रहता है कि वास्तव में अगर ये नहीं आता तो क्या होता, इसके महत्वपूर्ण भूमिका क्या होती है, ये चीज़ भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बेस पे है। तो रेनाल्ड संख्या का महत्व को देखिए, रेनाल्ड संख्या का क्या क्या महत्व है। तो पहला देखते हैं भाई इसका महत्व के बेस पे, महत्व के बेस पे क्या क्या चीज़ को बताया है देखिए। तो प्रयोगों द्वारा यह पाया गया, प्रयोगों द्वारा यह पाया गया कि रेनाल्ड संख्या के का मान, जो रेनाल्ड संख्या है के का मान, रेनाल्ड संख्या के का मान 2000 तक होने पर द्रव का प्रवाह धारा रेखीय होता है। के का मान के का मान 2000 तक होने पर 2000 तक होने पर द्रव का प्रवाह धारा रेखीय होता है, धारा रेखीय होता है, धारा रेखीय होता है। ठीक है, दूसरा इस चीज़ को देखते हैं भाई, के का मान 2000 से 3000 के बीच, के का मान 2000 से 3000 के बीच, 2000 से 3000 के बीच होने पर, के बीच होने पर द्रव का प्रवाह अस्थायी रहता है, अस्थायी रहता है। अर्थात प्रवाह धारा रेखीय, अर्थात प्रवाह धारा रेखीय तथा विक्षुब्ध, प्रवाह धारा रेखीय तथा विक्षुब्ध प्रवाह में विक्षुब्ध प्रवाह में बदलता रहता है, प्रवाह में बदलता रहता है। तीसरा चीज़ को देखते हैं भाई, तीसरा चीज़ क्या बोल रहा है, तीसरा में ये बोल रहा है के का मान 3000 से अधिक होने पर, के का मान 3000 से अधिक होने पर, के का मान 3000 से अधिक होने पर 3000 से अधिक होने पर द्रव का प्रवाह विक्षुब्ध होता है, विक्षुब्ध होता है। अर्थात द्रव के प्रवाह के वेग
प्रवाह वेग के द्रव के प्रवाह वेग के उस मान को जहाँ k का मान लगभग 2000 के बराबर हो जाता है द्रव का क्रांतिक वेग vc को कहते हैं। अब यहाँ से हम इस चीज़ को देखते हैं भाई, इस चीज़ को हम लोग ये देखते हैं रेनॉल्ड्स संख्या का महत्व में, इंपॉर्टेंस ऑफ रेनॉल्ड्स नंबर में ये देखते हैं। प्रयोगों द्वारा यह पाया गया है कि रेनॉल्ड्स संख्या k का मान 2000 तक होने पर द्रव का प्रवाह धारा रेखीय होता है। ठीक है, जो रेनॉल्ड्स संख्या है उसका जो k का मान होगा, वहाँ पर जो इसका k का जो मान होगा अगर वह 2000 तक होता है, मतलब 2000 तक होने पर द्रव का प्रवाह क्या होगा, धारा रेखीय होगा। इसका जो प्रवाह होगा वो क्या होगा भाई, धारा रेखीय होगा। और दूसरा नंबर में ये चीज़ को देखते हैं भाई, ये तो फर्स्ट नंबर पे हो गया। सेकेंड नंबर पे हम लोग ये चीज़ को देखते हैं कि k का मान 2000 से 3000, k का जो मान है वह 2000 से 3000 के बीच होने पर द्रव का प्रवाह अस्थायी रहता है। अर्थात अस्थायी रहता मतलब बदल भी सकता है, कम भी हो सकता है, चला भी जा सकता है। प्रवाह धारा रेखीय तथा विक्षुब्ध प्रवाह में बदलता रहता है। ठीक है, अस्थायी रहता है बोल रहा है, मतलब चेंज तो होते ही रहेगा, परिवर्तन होते रहेगा, या तो विक्षुब्ध प्रवाह में या फिर धारा रेखीय में, क्लियर। तो ये था आप लोगों का रेनॉल्ड्स संख्या का महत्व, जिसमें थर्ड नंबर पे देखिए, थर्ड नंबर पे ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दिया है कि k का मान अगर 3000, देखो 2 से 3000 हो गया, अब 3 से भी बढ़ा रहे हैं भाई, 3 से भी क्या कर रहे हैं, ज़्यादा ले रहे हैं, तो k का मान 3000 से अधिक होने पर द्रव का प्रवाह विक्षुब्ध होता है। द्रव का प्रवाह क्या होता है, विक्षुब्ध होता है। तो k का मान 3000 से अधिक होने पर द्रव का प्रवाह क्या होता है, विक्षुब्ध होता है। अर्थात यहाँ से हम लोग ये बोल सकते हैं कि द्रव के प्रवाह वेग के उस मान को जहाँ k का मान लगभग 2000 के बराबर क्या होता है, हो जाता है, तो ये कहलाता है द्रव का क्रांतिक वेग, vc कहलाता है। तो यह क्या कहलाता है, द्रव का क्रांतिक वेग क्या कहलाता है, vc कहलाता है। तो रेनॉल्ड्स संख्या के महत्व के आधार पर आप लोगों को इतना ही चीज़ जानकारी रहनी चाहिए। 3 पॉइंट में दिया गया, इस 3 पॉइंट को याद कर लीजिएगा, कभी भी यहाँ से क्वेश्चन उठा सकता है, क्लियर। क्योंकि छत्तीसगढ़ माध्यमिक मंडल का कोई भी वो नहीं है, जहाँ मन लगता है वहाँ से क्वेश्चन उठा लेता है। तो आप लोगों को ये चीज़ देख कर चलना है कि रेनॉल्ड्स संख्या क्या है बोल के आ गए 1 नंबर में। ये रेनॉल्ड्स संख्या का मान कहाँ से कहाँ तक होता है बोल दिया, रेनॉल्ड्स संख्या को आप क्यों छोड़े बोल दिया, या जो भी नॉर्मल के बेस पे आप लोगों को बताया जाएगा। तो रेनॉल्ड्स संख्या k का मान 2000 तक होने पर द्रव का प्रवाह धारा रेखीय होता है। k का मान 2000 से 3000 के बीच होने पर द्रव का प्रवाह अस्थायी रहता है, अर्थात प्रवाह धारा रेखीय होता है तथा विक्षुब्ध प्रवाह में बदलते रहता है, क्लियर। तो चलिए आगे देखते हैं इसके आगे का कंटेंट को। अविरतता का सिद्धांत तथा सातत्य समीकरण, अविरतता का सिद्धांत को देखते हैं तथा सातत्य का समीकरण को देखते हैं भाई। चलिए ये वास्तव में क्या होता है, इस चीज़ को देखते हैं। तो ये हमारे पास अविरतता का सिद्धांत, अध्यारोपण का सिद्धांत जैसे पढ़ रहे थे ना, उसी प्रकार यहाँ पर अविरतता का सिद्धांत है तथा जिसको हम लोग सातत्य समीकरण भी के नाम से इस पर यहाँ पर पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए इस चीज़ को देखते हैं। जब कोई आदर्श द्रव जब कोई आदर्श द्रव अशांत तथा असंपीड्य असमान परिच्छेद
असमान परिच्छेद वाली नली में प्रवाहित हो रही हो, नली में प्रवाहित हो रही हो, ठीक है, हो रही हो। तो इस चीज़ को बोला जा रहा है। देखिए, जब कोई आदर्श द्रव अर्थात अश्यान, जब कोई आदर्श द्रव या तो अश्यान तथा असंपीड्य असमान परिच्छेद वाली नली में क्या होती है, प्रवाहित होती रहती है। क्लियर। जैसे कि कोई आप लोगों के नाली में प्रवाहित हो रही कोई भी असंपीड्य है और वह क्या है, और अश्यान है, तो नली के, तो यहाँ से हम लोग ये बोल सकते हैं, तो नली के प्रत्येक स्थान पर, तो नली के प्रत्येक स्थान पर, तो नली के प्रत्येक स्थान पर उसके अनुप्रस्थ परिच्छेद के, 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 उसके अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्षेत्रफल और द्रव के वेग, और द्रव के वेग, और द्रव के वेग, और द्रव के प्रवाह वेग का, और द्रव के प्रवाह वेग का गुणनफल सदैव नियत रहता है, गुणनफल सदैव नियत रहता है, गुणनफल सदैव नियत रहता है, नियत रहता है। यदि नली में द्रव का प्रवाह, यदि नली में द्रव का प्रवाह, यदि नली में द्रव का प्रवाह धारा रेखीय हो, प्रवाह धारा रेखीय हो, धारा रेखीय हो, तो इस सिद्धांत को, तो इस सिद्धांत को अविरतता का सिद्धांत कहते हैं, अविरतता का सिद्धांत कहते हैं, अविरतता का सिद्धांत कहते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को हम लोग अविरतता का सिद्धांत कहते हैं। अविरतता सिद्धांत के अंतर्गत में ये सभी चीज़ें आपके आते हैं। जब आपको कोई आदर्श द्रव जिस पर कोई असंपीड्य है या क्या है, अश्यान है, ठीक है, तो जब कोई आदर्श द्रव अर्थात अश्यान अथवा असंपीड्य असमान परिच्छेद वाली नली में प्रवाहित हो रही हो, तो नली के प्रत्येक श्यान पर उसके अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्षेत्रफल और द्रव के प्रवाह वेग का गुणनफल का सदैव नियत रहता है। यदि नली द्रव का प्रवाह धारा रेखीय हो, तो इस सिद्धांत को अविरतता का सिद्धांत कहते हैं। तो ये अविरतता का सिद्धांत के अंतर्गत ये चीज़ आ गया भाई, ठीक है। तो चलिए इसका आगे को देखते हैं। तो जैसे कि हम लोग देख रहे थे, माना कि कोई असंपीड्य तथा अश्यान द्रव, माना कि कोई असंपीड्य तथा अश्यान द्रव, माना कि कोई असंपीड्य तथा अश्यान द्रव एक असमान परिच्छेद की 0.0 में प्रवाहित हो रही है, जिसका प्रवाह धारा रेखीय है, तब बिंदु O पर अनुप्रस्थ परिच्छेद A और प्रवाह वेग भी हो, तो प्रवाहित धारा क्या हो, सेकंड में हो, तब दूरी तय करेगी। क्लियर। इस बेस पे आप लोगों का ये उत्पत्ति के आधार पर ये चीज़ आएगा। जब हम लोग देखते हैं भाई बहते द्रव की ऊर्जाएं कौन कौन सी है, उसके बारे में हम लोग यहाँ पर गणना करेंगे। क्लियर। आगे क्या है, बहते द्रव की ऊर्जाएं किस प्रकार होती है, इस चीज़ को हम लोग देखते हैं यहाँ से। तो चलिए इस चीज़ को हम लोग देखते हैं, बहते द्रव की ऊर्जाएं को, बहते द्रव की क्या क्या ऊर्जाएं हैं, इस चीज़ को हम लोग यहाँ पर देखते हैं। बहते द्रव की ऊर्जाएं, बहते द्रव की ऊर्जाएं, बहते द्रव की ऊर्जाएं। तो बहते हुए आदर्श द्रव की निम्न 3 ऊर्जाएं होती है, आदर्श की निम्न 3 ऊर्जाएं होती है, आदर्श की निम्न 3 ऊर्जाएं होती है, 3
ऊर्जाएं होती है। क्लियर। तो पहला गतिज ऊर्जा है, दूसरा स्थितिज ऊर्जा, तीसरा दाब ऊर्जा। पहला है गतिज ऊर्जा भाई, पहला है गतिज ऊर्जा, दूसरा है स्थितिज ऊर्जा, दूसरा है स्थितिज ऊर्जा, और तीसरा है आप लोगों का दाब ऊर्जा। तीसरा है आपका दाब ऊर्जा, तीसरा है दाब ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, और तीसरा है दाब ऊर्जा। तो पहला हम लोग देखते हैं गतिज ऊर्जा के बारे में लेकर के इस चीज़ को देखते हैं। ठीक है, तो पहला हम लोग देखते हैं गतिज ऊर्जा को लेकर के काइनेटिक एनर्जी को। काइनेटिक एनर्जी किस तरीके से होती है इस चीज़ को देखते हैं। चलिए, तो पहला गतिज ऊर्जा को लेकर के देखते हैं। देखिए हम लोग गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा को लेकर के देखते हैं इस चीज़ में ये क्या आता है, इस चीज़ को हम लोग देखते हैं। चलिए, प्रवाहित द्रव में कणों की गति, प्रवाहित द्रव में, प्रवाहित द्रव में कणों की गति, प्रवाहित द्रव में कणों की गति के कारण गतिज ऊर्जा, प्रवाहित द्रव में कणों की गति के कारण गतिज ऊर्जा होती है। गतिज ऊर्जा होती है ना, गतिज ऊर्जा होती है। यदि m द्रव्यमान के द्रव पर, यदि m द्रव्यमान के द्रव पर p दाब आरोपित करने पर, p दाब आरोपित करने से वह v वेग से प्रवाहित हो जाती है। तो वह v वेग से प्रवाहित हो रहा है जिसका आयतन क्या है, v हो, जिसका आयतन क्या हो, v हो। क्लियर, जिसका आयतन क्या हो, v हो। तो इसी चीज़ को बोल रहा है कि गतिज ऊर्जा के लिए प्रवाहित द्रव में कणों की गति के कारण गतिज ऊर्जा होती है। यदि m द्रव्यमान के द्रव पर p दाब आरोपित करने से वह v वेग से प्रवाहित हो रहा है जिसका आयतन v है, तब बहते द्रव की ऊर्जाएं इस प्रकार होगी। गतिज ऊर्जा, पहला आदर्श की निम्न 3 ऊर्जाएं होती है। पहला गतिज ऊर्जा होता है, दूसरा स्थितिज ऊर्जा होता है, तीसरा दाब ऊर्जा होता है। तो यहाँ पर उन्होंने ये बताया कि गतिज ऊर्जा के अनुसार में आप ये बताया कि प्रवाहित धारा, प्रवाहित द्रव में कणों की गति के कारण, कणों की क्या गति के कारण, कणों के गति के कारण, ठीक है, कणों की गति के कारण। चलिए देखते हैं, कणों की गति के कारण। देखिए, प्रवाहित द्रव में कणों की गति के कारण गतिज ऊर्जा होती है। क्या होती है, गतिज ऊर्जा होती है। यदि द्रव्यमान के द्रव पर, यदि द्रव्यमान के द्रव पर p दाब आरोपित करने से वह वेग भी हो जाता है, तब उसका जिसका आयतन क्या होता है, v होता है। तो इस तरीके से हम लोग गतिज ऊर्जा देखते हैं, स्थितिज ऊर्जा देखते हैं और दाब ऊर्जा देखते हैं। तो गतिज ऊर्जा तो हो गया। आगे हम लोग देखते हैं स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। ठीक है, अगला है हमारे पास स्थितिज ऊर्जा, जिसको हम लोग पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। यह आप लोगों की स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा जिसको बोला जाता है पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। चलिए, जिसको हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा। प्रवाहित द्रव के कणों की स्थिति, प्रवाहित द्रवों के कणों की स्थिति ना, किसकी, प्रवाहित द्रव की। तो इस चीज़ को लिखते हैं। चलिए, प्रवाहित, प्रवाहित द्रव के, द्रवों के, प्रवाहित द्रवों के कणों की स्थिति, कणों की स्थिति पृथ्वी सतह से ऊंचाई, पृथ्वी सतह से ऊंचाई रहनी चाहिए, पृथ्वी सतह से ऊंचाई, पृथ्वी सतह से ऊंचाई, ऊंचाई के कारण द्रव में स्थितिज, 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 द्रव में स्थितिज, स्थितिज ऊर्जा होती है, स्थितिज ऊर्जा होती है, स्थितिज ऊर्जा, ऊर्जा होती है। यदि m द्रव्यमान के द्रव की, यदि m द्रव्यमान की, यदि m द्रव्यमान के, यदि m द्रव्यमान के, द्रव्यमान के द्रव की पृथ्वी सतह, m द्रव्यमान के द्रव की पृथ्वी सतह, द्रव की पृथ्वी सतह, पृथ्वी सतह से ऊंचाई h हो, से ऊंचाई, ऊंचाई h हो, तब h हो,
तब हम लोग यहाँ पर देखते थे काइनेटिक एनर्जी, जैसे कि उसके लिए काइनेटिक एनर्जी कितना, तो 1/2 mv²। ये पोटेंशियल एनर्जी के बेस पे आप लोगों का EV के रूप में होता है, एम द पृथ्वी सतह से होता है तो EH जो भी होता है, ठीक है। तो यहाँ पर स्थितिज ऊर्जा पोटेंशियल एनर्जी के माध्यम से हम लोग ये देखते हैं कि प्रवाहित द्रव के कणों की स्थिति पृथ्वी सतह से ऊंचाई के कारण द्रव में स्थितिज ऊर्जा होती है। यदि m द्रव्यमान की पृथ्वी की सतह से ऊंचाई h हो तब, ठीक है, ये स्थिति रहेगा। आगे देखते हैं दाब ऊर्जा, प्रेशर एनर्जी। प्रेशर एनर्जी किस बेस पे आता है, इस चीज़ को हम लोग देखते हैं। तो चलिए इसको देखते हैं, दाब ऊर्जा के रूप में इस चीज़ को देखते हैं। द्रव के प्रवाह के लिए द्रव पर दाब आरोपित किया जाता है। क्या आरोपित किया जाता है, दाब आरोपित किया जाता है, जिसके कारण उसमें दाब ऊर्जा होती है। उसमें क्या ऊर्जा होती है, दाब ऊर्जा होती है। हम लोग जानते हैं कि यदि किसी बर्तन की तली पर बर्तन भार द्रव के कारण आरोपित किया जाए, बर्तन की तली पर बर्तन भार द्रव के कारण आरोपित दाब क्या हो, P हो, तथा तली के निकट लगे पाइप में एक पिस्टन है जिसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या हो, A हो, तब द्रव द्वारा पिस्टन आरोपित बल क्या होगा, PA होगा। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, दाब ऊर्जा बोलते हैं। तो दाब ऊर्जा 3 पढ़ लिए आप लोग, स्थितिज ऊर्जा पढ़ लिए, गतिज ऊर्जा पढ़ लिए। पहला स्थितिज ऊर्जा पढ़े, दूसरा गतिज ऊर्जा पढ़े। तो द्रव के प्रवाह के लिए द्रव पर दाब आरोपित किया जाता है, जिसके कारण उसमें दाब ऊर्जा होती है। चित्र 10.13 के अनुसार यदि किसी बर्तन की तली पर बर्तन से भरे द्रव के कारण आरोपित दाब P है तथा तली के निकट लगे पाइप में एक पिस्टन जिसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A है, अतः द्रव द्वारा पिस्टन आरोपित करने पर कितना है आप लोगों का, BA है। पिस्टन पर आरोपित बल PA होगा। तो ये दाब ऊर्जा के अंतर्गत आ गया। तो पहला द्रव के प्रवाह के लिए था, दूसरा द्रव पर दाब आरोपित किया गया इसके लिए था, तीसरा जिसके कारण उसमें दाब ऊर्जा होती है उसके लिए था, जिसे 10.13 के अनुसार यदि किसी के पेश पे था तो बर्तन की तली पर बर्तन में भरे द्रव के कारण था तो आरोपित दाब P था, तब कितना हो जाएगा, तली के निकट लगे पाइप में एक पिस्टन लगा है जिसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A है। क्लियर। चलिए आगे इसका देखते हैं, बर्नौली का प्रमेय को देखते हैं। इसके बाद किसको देखते हैं, बर्नौली का प्रमेय को देखते हैं। वास्तव में बर्नौली का प्रमेय क्या होता है, ये अक्सर एग्जाम में आता है भाई। बेसिक इसका चीज़ को देख लीजिए बर्नौली का प्रमेय के अंतर्गत। तो बर्नौली का प्रमेय को हम लोग इस तरीके से देखते हैं। देखिए, द्रव की धारा देखिए प्रवाह को, बर्नौली का थ्योरम, बर्नौली, ठीक है। तो द्रव के धारा रेखीय प्रवाह संबंधित प्रयोगों के लिए, द्रव के धारा रेखीय प्रवाह संबंधित प्रयोगों के आधार पर बर्नौली नामक वैज्ञानिक ने एक प्रमेय का प्रतिपादन किया, जिसके अनुसार जब कोई असंपीड्य और अश्यान द्रव, जिसका आदर्श द्रव बोलते हैं, जिसको आदर्श द्रव किसी नली में धार रेखीय प्रवाह में बहता है तो इसके मार्ग के प्रत्येक बिंदु पर इसके एकांक द्रव्यमान या एकांक आयतन में ना, इसके एकांक द्रव्यमान या एकांक आयतन या एकांक भार की कुल ऊर्जा अर्थात दाब ऊर्जा, गतिज ऊर्जा एवं स्थितिज ऊर्जा का योग नियत रहती। इस प्रमेय को बर्नौली प्रमेय कहते हैं। इनमें से जितने भी ऊर्जाएं, स्थितिज ऊर्जा हो, गतिज ऊर्जा हो या दाब ऊर्जा हो, सभी का मान क्या होता है, एक समान रहता है। ठीक है, जो पहले भी रहता था, आज भी है। ठीक है, एक समान रहता है। ठीक है, तो बर्नौली का प्रमेय के अंतर्गत हम लोग ये देख लिए कि द्रवों के धारा रेखीय प्रवाह संबंधित प्रयोगों के आधार पर बर्नौली नामक वैज्ञानिक ने एक प्रयोग का प्रतिपादन किया, जिसके अनुसार जब कोई असंपीड्य और अश्यान द्रव, आदर्श द्रव किसी नली में धारा रेखीय प्रवाह करता है तो इसके मार्ग के प्रत्येक बिंदु पर इसके एकांक द्रव्यमान, एकांक आयतन, एकांक भार की कुल ऊर्जा अर्थात दाब ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा योग नियत रहती। इस प्रमेय को हम लोग बर्नौली प्रमेय कहते हैं। तो चलिए इसके बाद का जो कंटेंट है उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखते हैं। आज का क्लास को हम लोग यही वर्क करते हैं। ओके, बाय, हैव अ नाइस डे।